जय हिंद साथियों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के टॉप 10 वन लाइनर क्वेश्चन या फिर कह लें शॉर्ट क्वेश्चन को मेंशन करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर जो 5 नंबर में आएंगे 1 नंबर वाले क्वेश्चन उनको आप कवर करवाइए। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चन को देखने वाले हैं और उनकी खास बात यह है मेरे दोस्त कि ये पिछले हमने 4 साल के क्वेश्चन पेपर को उठाया और उनमें जो भी क्वेश्चन आए हुए थे उन्हीं को हमने आज यहाँ पर छाप दिया। और उम्मीद करता हूँ अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो आपको समझ लीजिए ये 5 नंबर कहीं आपके नहीं जाने वाले हैं, है ना। आपके लिए हम इसी तरह से 2-3 सीरीज लाएंगे जिसमें हम कम से कम 40-50 क्वेश्चन के मदद से सारे क्वेश्चन को हम कवर करवा देंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। ऐसा लगता होगा कि बस 5-10 मिनट का काम है, नहीं दोस्तों। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन को पिक करना, उस पर वीडियो बनाना बहुत मेहनत का काम होता है, लेकिन फिर भी हम लगे हुए हैं कि जिस तरह पिछले साल के बच्चों को हमने अच्छे ढंग से पढ़ाया, उनका रिजल्ट अच्छा आया, 90% के करीब रिजल्ट 12th में आया। तो हमारी यही कोशिश है कि अब की बार भी हमारे जितने प्यारे रसगुल्ले हैं उनका भी रिजल्ट उसी तरह से आए। तो चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन है। बहुत ही मज़ेदार और यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में, है ना, और इतना टफ भी नहीं होता है अगर आप बस थोड़ा सा उसको समझें। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि समरूप आवेशित गोलीय कोश के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। देखिए ये सब टेक्निकल क्वेश्चन है, समझिए। कह रहा है दोस्तों कि कोई गोलीय कोश है, गोलीय कोश है, कह रहा है कि गोलीय कोश के केंद्र पर, यहां पर पूछ रहा है कि वैद्युत क्षेत्र, है ना, वैद्युत क्षेत्र यहां पर E का मान आपका पूछ रहा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि जब हम किसी गोलीय कोश को आवेशित करते हैं, यानी बाहर से आवेश देते हैं, तो दिया गया आवेश क्या होता है, समान रूप से इसके चारों ओर, ठीक है ना, इसके चारों ओर वितरित हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसके केंद्र पर जो वैद्युत क्षेत्र का मान होता है वो कितना हो जाता है, 0। कितना हो जाता है, 0। तो लिखना कैसे है, यहाँ पर यही लिखेंगे कि समरूप आवेशित गोलीय कोश के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। चलिए यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया क्या लिखना है कि समरूप आवेशित गोलीय कोश के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि गोलीय कोश को जो दिया गया आवेश होता है वो समान रूप से उस गोले के परिध पर, यानी उस गोले के बाहरी पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। ऊर्जा घनत्व का सूत्र, तो ध्यान देना, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा जो घनत्व का सूत्र होता है वो U बराबर होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E²। ठीक, ध्यान से समझिएगा, बार बार ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और U क्या है, ऊर्जा घनत्व है। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। कोई क्या है, ध्यान देना, अनंत विस्तार वाली समतल आवेशित चादर है और उसके समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो व्यंजक होता है मेरे दोस्त, E बराबर होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। कहाँ पर होता है, चादर के समीप। ठीक, अगर चादर के बाहर बोलता तो E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट अकेले लिखा जाता, नीचे 2 ना होता। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए। ध्यान से समझिएगा, तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह का यूनिक क्वेश्चन आपको एक एग्जाम में जरूर दिखाई पड़ेगा। किसी भी सेट में 5 सेट बनते हैं तो किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर टपक पड़ता है। कह रहा है कि एक तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दें तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ नहीं, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, एक सिंपल सा आपको हम ट्रिक बताते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है कि जो नया प्रतिरोध बराबर नया रेजिस्टेंस, यानी नया प्रतिरोध बराबर होता है n², n यानी जो गुना वाला दिया रहेगा यही,
और गुणे पुराना प्रतिरोध। क्या होता है? पुराना प्रतिरोध। बात समझ में आई? अब यहाँ से कहने का मतलब क्या हो जाएगा भाई, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर देखना हम चाहेंगे तो ये जो प्रतिरोध होगा, ठीक, ये पुराना मान लेते हैं, ये नया, हाँ नया प्रतिरोध, ये पुराना है। और कह रहा है कि 2 गुनी कर दी जाए, n का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 4, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर यही लिखना है, चाहे आप ऐसे लिख के दर्शा दीजिए या ऐसे एक लाइन में लिख सकते हैं कि अगर तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा, यानी 4 गुना बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का व्यंजन, इस पर हमने, इसमें क्या व्यंजक लिखना है और इस पे हमने क्या है, इसका डेरिवेशन भी करवाया है। तो फार्मूला होता है क्या? F बराबर होता है μ0/2 पाई I1 I2 अपान R और यहाँ गुणे का L, ठीक है ना, यानी प्रति एकांक लंबाई पर कहेगा तो F/L लिख देते हैं। तो वही कह रहा है, ठीक। तो F बराबर क्या होता है? μ0/2 पाई, ठीक, I1 I2, यहाँ पर ये क्या है? I1 I2 है, I1 I2 अपान R इंटू L है, ठीक। चलिए अब यहाँ से हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 6, ये भी क्वेश्चन क्या है? यूनिक है। देखिए इसी से रिलेटेड अब कुछ भी मान बदल सकता है। इस क्वेश्चन को अगर हम बात करें तो इसमें किसी में 1 एंगस्ट्राम पूछ लिया था, किसी में 3000 एंगस्ट्राम पूछ लिया था, किसी में 5000 एंगस्ट्राम, तो केवल मान बदल सकता है, पैटर्न सेम होता है। कह रहा है कि 3000 एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य वाली वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो इसके लिए फार्मूला होता है न्यू बराबर C/λ। क्या होता है फ्रेंड्स? न्यू बराबर, न्यू क्या है? आवृत्ति है, न्यू बराबर C/λ। यहाँ से हम निकालना चाहेंगे इसकी आवृत्ति, तो न्यू बराबर C, यानी इस प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ अपान λ, ये एंगस्ट्राम में है, 3000 एंगस्ट्राम में है। जब इसको ध्यान देना दोस्तों, ये 3000 है, गुणे एंगस्ट्राम को 10⁻−10 मीटर में बदलेंगे, 3 0 इसके साथ वाला कटेगा, तो यहाँ से 3 × 10⁻⁷ केवल 7 बचेगा, है ना, क्योंकि ये 3 0 इसमें माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम 3 × 10⁻−7 लिख देंगे, ये से ये कट गया, ये जब ऊपर जाएगा माइनस है, प्लस हो जाएगा 10⁻15, ये हर्ट्ज, यही क्या हो जाएगा? आवृत्ति हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? आवृत्ति के लिए, ठीक, ये आवृत्ति का जो मान निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विवर्तन घटना होने के लिए कह रहा है कि जो रेखा छिद्र होते हैं, रेखा छिद्र यानी जो स्लिट होते हैं, उनकी चौड़ाई लगभग कितनी होनी चाहिए? तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि विवर्तन के लिए जो रेखा छिद्र की चौड़ाई होनी चाहिए, रेखा छिद्र की चौड़ाई प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, कोटि का होना चाहिए, यानी प्रकाश की जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए? प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटि का, ठीक ना, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, यानी उसी से उसकी जो चौड़ाई है उससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसकी जो चौड़ाई होनी चाहिए वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के लगभग बराबर होना चाहिए, ठीक। अगला है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में बनती है? अब देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पहले देख लेते हैं श्रेणियाँ कौन कौन सी बनती हैं। तो पहला होता है दोस्तों लाइमन, दूसरा बामर, तीसरा लाइमन हो गया, बामर, और उसके बाद ब्रैकेट, हाँ लाइमन, बामर, पाश्चन, हाँ पाश्चन, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, ठीक है ना। क्या हो गया? लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये श्रेणियां हैं। और
अब ये श्रेणियां कौन सी श्रेणी किस भाग में बनती है हम सबको देख लेते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी पूछेगा आप इजीली कर सकते हो। हालांकि इसमें केवल एक पूछा है कि दृश्य भाग में कौन सी बनती है, लेकिन हम सब बता देते हैं कि कौन सी श्रेणी किस भाग में बनती है। तो जो लाइमन होती है वो पराबैंगनी भाग में बनती है, पराबैंगनी भाग में बनती है। और जो बामर बनती है प्रकाश के दृश्य भाग में बनती है। और उसके बाद पाश्चन जो है वो अवरक्त भाग में बनती है, अवरक्त भाग में बनती है। ब्रैकेट जो है ये भी अवरक्त भाग में बनती है। और उसके बाद जो फुंड है ये भी अवरक्त भाग में ही बनती है। ठीक है ना, कहाँ बनती है? ये अवरक्त भाग में बनती है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि प्रकाश की चाल वर्तमान चाल की 1/3 हो जाए, ठीक, तो नाभिक की बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक, कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं? कह रहा है कि प्रकाश की चाल वर्तमान चाल की 1/3 कर दी जाए तो नाभिक की बंधन ऊर्जा, इसके लिए जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स वो होता है डेल्टा ई बराबर m इंटू डेल्टा ई बराबर क्या होता है? mc²। ठीक है ना, डेल्टा mc² लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा mc² करके। ये क्या होता है? नाभिक की बंधन ऊर्जा के लिए जो प्रकाश ऊर्जा समीकरण होता है ना, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, ठीक, E बराबर mc²। तो ये बंधन ऊर्जा, जहाँ डेल्टा m द्रव्यमान क्षति है और डेल्टा E क्या है? बंधन ऊर्जा है यहाँ पर। तो क्या कह रहा है? कहने का मतलब अगर इसमें हम जो देखेंगे वो क्या होगा भाई साहब, यहाँ प्रकाश की चाल के वर्ग के समानुपाती है, इस सूत्र से आप देख रहे हैं। और यही कह रहा है दोस्तों, यानी जो डेल्टा ई है कब होगा? जब सी कह रहा है कि 1/3 कर दें, जब 1/3 कर देंगे तो 1/3 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो कहने का मतलब कितना आएगा? 1/9। ठीक, तो कितना हो जाएगा? जो बंधन यहाँ से नाभिक की बंधन ऊर्जा होगी वो 1/9 भाग हो जाएगी। ठीक, समझ में आ गया? इसी पर क्वेश्चन आपको जो भी क्वेश्चन आए, 1/3 करना है, 1/4 करना है, 2 गुनी करना है, 3 गुनी करना है, सब इसी बेसिस पे लग जाएंगे। ठीक, यही तो कह रहा ना कि जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल है वही तो 1/3 कर रहे हो, और ये जो बंधन ऊर्जा है वो प्रकाश की चाल के वर्ग के समानुपाती है। इसलिए क्या 1/3 का स्क्वायर कर देंगे, 1 यहाँ से कितना 9 बचा, यानी 1/9 उसकी बंधन ऊर्जा हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी टाइप का अर्धचालक कैसे बनता है? अब देखिए पी टाइप होता है, दूसरा एन टाइप। बात करें फ्रेंड्स, जो पी टाइप है ये 5 संयोजकता, सॉरी पी टाइप है ये 3 संयोजकता वाले तत्वों से बनता है। अब इसका मतलब क्या है? यदि क्या हम शुद्ध सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाले तत्व को मिला दें, सिलिकॉन है, सिलिकॉन में ऐसे तत्वों को मिलाएं जिसकी वैलेंसी जो है, संयोजकता जो है दोस्तों वो 3 हो, तब बन जाता है पी टाइप अर्धचालक। अब 3 में क्या हो सकता है? जैसे हम एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम है, बोरान है। ठीक, अब उसके बाद और जो पी टाइप एन टाइप होता है, जो एन टाइप अर्धचालक होता है वो 5 संयोजकता वाले तत्वों से मिलकर बनता है। जैसे 5 में फास्फोरस है, ठीक ना, पी क्या है? फास्फोरस है, और उसके अलावा इसमें क्या है? आर्सेनिक है, एंटीमनी है। तो ये क्या होता है? 5 संयोजकता वाले तत्वों को अगर हम किस में मिलाएंगे, शुद्ध सिलिकॉन में मिला देते हैं तो एन टाइप का अर्धचालक बन जाएगा, और 3 संयोजकता वाले तत्व को शुद्ध सिलिकॉन में मिलाते हैं तो पी टाइप का अर्धचालक बन जाएगा। तो ये रहे आज कुछ यहाँ से 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हर हाल में तैयार करके जाना है। ठीक, आपके पास अभी समय बहुत पर्याप्त है, लेकिन हमें तैयारी अभी से ही मेंटेन रखना है। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। तो चलिए बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।